राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ फिजिक्स लेक्चरर नीरज कुमार चौधरी। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी, प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन स्प्रिंग के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और स्प्रिंग पर अपन ने जो स्प्रिंग अपन ने स्टडी किया था, उस स्प्रिंग के अंदर अपन ने क्या कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। समांतर क्रम के अंदर अगर आपके पास में स्प्रिंग लगी हुई हैं तो उसको अपन ने क्या किया था, स्टडी किया था, वो डन हो गया। इसके अलावा अपन ने जो स्टडी कर चुके हैं क्या कहते हैं, अपने सिंपल पेंडुलम कंप्लीट किया, अपन ने कंपाउंड पेंडुलम को भी कंप्लीट किया, ठीक है। तो ये अपने पास में कुछ एग्जांपल्स थे एसएचएम के, ये अपन ने क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुके हैं। अब अगर जो अपना अगला एग्जांपल आता है स्प्रिंग का ही अभी फिलहाल, ठीक है, कि अगर आपकी स्प्रिंग ठीक है कैसी जोड़ दी जाए, सीरीज में जोड़ दी जाए, वर्टिकल में सीरीज के अंदर, ठीक है। तो मतलब अब आपका जो अगला टॉपिक आता है वो ये आता है, मोशन ऑफ अ मास attached to two vertical spring, ठीक है। अपने पास में अटैच टू अ टू सीरीज वर्टिकल स्प्रिंग, ठीक है, सीरीज में। अटैच टू टू वर्टिकल सीरीज स्प्रिंग, ठीक है। इसमें अपन अगर हिंदी में लिखूं इसको मैं, एक मिनट, श्रेणी क्रम में जुड़े द्रव्यमान का, श्रेणी क्रम में स्प्रिंग से जुड़े, ठीक है भाई। अपने को ये तो पता लगाना है किससे जुड़ा हुआ है, स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान का द्रव्यमान की गति, ठीक है। और ये किस में जुड़ी हुई है, वर्टिकल जुड़ी हुई है, ठीक है, क्षैतिज तल के अंदर है, ध्यान रखना। ओ सॉरी, क्षैतिज तल में नहीं, ऊर्ध्वाधर, उसके अंदर जुड़ी हुई है, ठीक है, वर्टिकल के अंदर है। ये अपने पास में टॉपिक का नाम है। तो इसका डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम से मैं आपको और अच्छे से इसमें क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। देखो ध्यान देना, अपने पास में ये कोई एक वॉल है, कोई दीवार हो सकती है, जिससे अपने स्प्रिंग को क्या करेंगे, अपन अटैच करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मैंने यहां पर एक स्प्रिंग जोड़ी इस तरीके से, ठीक है। ये पहली स्प्रिंग है जिसका अपने पास में जो कांस्टेंट है वो कितना है, K1। इसके अंदर जो कांस्टेंट है वो कितना है, K1 है। साथ ही साथ में यहां से अपन ने एक और स्प्रिंग जोड़ दी, ठीक है, जिसका अपने पास में मान कितना है, K2 है। और यहां पर अपने पास में क्या है, M मास है, ठीक है। ये है अपने पास में श्रेणी क्रम। इससे पहले मैंने यहां पर बनाई थी समांतर क्रम के अंदर था वो, ठीक है, वो समांतर क्रम था। ये अपने पास में कौन सा क्रम आ गया, श्रेणी क्रम आ गया। अब वही चीज है, ऑसिलेशंस कराने हैं। ऑसिलेशंस कराने के लिए क्या करना पड़ता है, हल्के से अपने को क्या करने पड़ेंगे, हल्का सा एक क्या देना पड़ेगा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट देना होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट देंगे, ऑसिलेशन होना इसमें क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, दोलन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो समझना, देखो मैंने क्या किया, इसमें हल्का सा क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया। तो ये जो अपने पास में स्प्रिंग होनी, दोनों की दोनों स्प्रिंग थोड़ी सी खिंच जाएंगी अब नीचे से, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मतलब ये पहले यहाँ था और अब कहाँ आ गया, इधर, ठीक है। ये अपने पास में जो डिस्प्लेसमेंट दिया आपने वो अपने पास में कहाँ आ गया, नीचे की साइड आ गया आपका द्रव्यमान, ठीक है, K1।
और इस स्प्रिंग का मान कितना था K2। और जैसे ही तुमने इसको रिलीज करोगे तो स्प्रिंग्स क्या करेंगी, रिस्टोरिंग फोर्स इकट्ठा करेंगे, प्रत्यानयन बल अपने पास में इकट्ठा कर लेंगे और उस प्रत्यानयन बल से क्या होगा, ये ऑसिलेशंस या दोलन करना क्या कर देंगी, प्रारंभ कर देंगी, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, थोड़ा समझना इसको टॉपिक को। यहां पर जो आप फोर्स लगाओगे, जिस फोर्स से इसको आप नीचे की तरफ खींचोगे, इसमें डिस्प्लेसमेंट दोगे। डिस्प्लेसमेंट ऐसा है कि अपने आप तो आ नहीं जाएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ फोर्स दोगे आप। ठीक है, हल्का सा अपन ने क्या करोगे, या तो खींचोगे, कुछ भी करोगे, मतलब हल्का सा उसको क्या करोगे, डिस्प्लेस करोगे। तो जैसे ही आप इस m मास वाले को हल्का सा विस्थापन करोगे तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अब आपने इसमें फोर्स लगाया तो वो जो फोर्स होगा वो तो इसमें क्या रहेगा, सेम ही तो रहेगा भाई। फोर्स तो दोनों स्प्रिंग के लिए सेम रहेगा, फोर्स क्या होगा, दोनों स्प्रिंग के लिए ही सेम होगा, उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। आई रिपीट, फोर्स जो होगा इस मास m के लिए दोनों ही स्प्रिंग के लिए कैसा होगा, समान होगा, उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या चेंज होगा फिर, देखो ये मटेरियल अलग है, ये मटेरियल अलग है, दोनों के अपने पास में स्प्रिंग नियतांक भी अलग अलग है, लेकिन इस बार जो इनके अंदर विस्थापन आएगा ना वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। मैंने बताया था ना K1 और K2 पे डिपेंड करता है। फॉर एन एग्जांपल मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था, जैसे एक आप जो पेन आता है अपने पास में, वो जो आता है ना पेन पीछे से ऐसे करते टिक टिक, वहाँ वो करते रहते हैं, क्लास में भी डिस्टर्ब होता रहता है, बच्चों को बड़ा मजा आता है उसको ऐसे करने में। तो उसमें ना स्प्रिंग लगी हुई होती है, तो वो बहुत हल्की स्प्रिंग होती है। ठीक है, बहुत ही हल्की स्प्रिंग होती है, तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट दो एक तो। ठीक है, अब उसके साथ में मैंने क्या किया, एक और उससे भारी स्प्रिंग यूज कर ली, मतलब बहुत ही, मतलब उससे लगभग मतलब 5 गुना मैंने भारी एक और स्प्रिंग ले ली। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उस स्प्रिंग को 5 गुना तो नहीं, 2 गुना ही ले लो, 5 गुना बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 गुना भारी एक और स्प्रिंग ले ली, उसको उसके साथ में अटैच कर दिया। तो अब मैं जैसे ही फोर्स लगाऊंगा तो वो जो हल्की वाली है उसमें विस्थापन ज्यादा आएगा, उसमें तो विस्थापन क्या होगा, ज्यादा आएगा। जस्ट सोचो दिमाग से एक बार, आपने एक हल्की स्प्रिंग लगाई है, उसी के साथ श्रेणी क्रम में एक भारी स्प्रिंग को भी लगा दिया है, मतलब हल्की से उससे क्या है, भारी है, उसका मटेरियल अलग है, या हो सकता है उसका घनत्व ज्यादा हो, ठीक है, डेंसिटी अलग हो, मटेरियल अलग हो गया। तो अब एक बात बताओ, जैसे ही आपने वो फोर्स लगाया तो जो हल्की वाली जो स्प्रिंग थी उसके अंदर विस्थापन ज्यादा आएगा, तो जो दूसरी वाली भारी होगी उसके अंदर विस्थापन कम आएगा। तो यहां पर जब अपन ये स्प्रिंग लगाएंगे तो इसका विस्थापन अलग होगा, इसका विस्थापन अलग होगा, समझ गए। और जो टोटल विस्थापन होगा वो उन दोनों का क्या होगा, योग होगा। ठीक है, मतलब जैसे मान लो इसके अंदर y1 आया, फॉर एन एग्जांपल, जैसे ही आपने इसको खींचा इसके अंदर जो विस्थापन आया, देखो पहले ये कहां था, पहले ये यहां थी, इसका जो अपने पास में एंड पॉइंट था ना वो यहां है। अब वो एंड पॉइंट खिसक के कहां आ गया, देखो यहां आ चुका है, अपन इसके एंड पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, अब वो यहां है। इसका मतलब इसके अंदर तो कितना आया, y1। इसके एंड पॉइंट्स की बात करूं तो पहले अपने पास में कहां था, यहां पे था, इसके एंड पॉइंट की बात कर रहा हूं सिर्फ मास के। ठीक है, तो अपने पास में वो पहले कितना था, यहां था, मास m था, यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेस हो गया, टोटल कितना हो गया अब ये y2। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, टोटल कितना होगा y1 प्लस y2, क्योंकि देखो विस्थापन आपकी सदिश क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी वेक्टरली ऐड होती है। अब यहां पर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, इसीलिए प्लस आएगा, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं आएगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपने क्या लगाया, इस पर फोर्स लगाया। ठीक है, तो पहली वाली स्प्रिंग के अंदर कितना आया, y1 डिस्प्लेसमेंट आया, और दूसरी वाली स्प्रिंग के अंदर कितना आया अपने पास में, y2 अपने पास में क्या आया, विस्थापन आया। ठीक है, चलो तो इसको एक लाइन में लिख लेते हैं। दोलन करने के लिए स्प्रिंग पर या दोनों स्प्रिंग पर, दोनों की बात कर लेते हैं। ठीक है, दोनों स्प्रिंग पर लगने वाला बल
समान होगा, ठीक है। फॉर ऑसिलेशंस, force on two spring always remains सेम, ठीक है। ऑसिलेशंस करने के लिए जो फोर्स होगा दो स्प्रिंग्स के ऊपर वो अपने पास में ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो यही हो गया, दोनों स्प्रिंग पर विस्थापन अलग अलग होगा। कैसा होगा ये, अलग अलग होगा, ठीक है। दोनों स्प्रिंग पर विस्थापन जो होगा वो कैसा होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट फॉर बोथ स्प्रिंग्स आर डिफरेंट, ठीक है, आर डिफरेंट। कैसा रहेगा ये, डिफरेंट रहेगा, ठीक है। माना, ये तो फिर अपने अगले उससे लिख लेंगे अपन, ठीक है। माना स्प्रिंग में विस्थापन y1 तथा y2 है, तो कुल विस्थापन कितना होगा अपने पास में, तो कुल विस्थापन कितना आएगा, y बराबर y1 प्लस y2, ठीक है, y1 प्लस y2। ये अपने पास में क्या आ गया, पहला समीकरण। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टरली ही ऐड होगी, ठीक है, डायरेक्शन सेम होंगी, इसलिए फिर सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड की बात कर ली है, ठीक है। आगे चलें, तो अब देखो इस स्प्रिंग पे देखना, समझना इसको। एक बार बताओ, फोर्स तो दोनों में सेम है, फोर्स तो वो जो लगाया F लगाया वही है, ठीक है, तो फोर्स जो होगा अपने पास में तो सेम है। तो एक बार बताओ, जो F की वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, K1/1, ठीक है, और F2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, K2/2, ऐसे होना चाहिए। तो हमारे पास में जो y होगा वो कितना हो जाएगा, y1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, F/K1 माइनस के, ये आ जाएगा माइनस के F/K2, ये आ गया आपके पास में दूसरा समीकरण, ठीक है। अब सरल आवर्त गति की परिभाषा से, डेफिनेशन ऑफ SHM, ठीक है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ SHM। तो अगर मैं डेफिनेशन से बात करूं, ठीक है, SHM की, तो भैया F कितना आना चाहिए था, माइनस के K भाई टोटल विस्थापन तो कितना हो रहा है, यही हो रहा है। अगर मैं दोनों स्प्रिंग का मिला के, जो स्प्रिंग नियतांक है वो K मान लेता हूँ, दोनों स्प्रिंग का मिला के, तो अपने पास में फिर F बराबर कितना आना चाहिए, माइनस के K भाई, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के F/K, ये तीसरा समीकरण, ठीक है। तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से ये कितना हो जाएगा, माइनस के F/K, ये माइनस के F/K1, ये माइनस के F/K2, ठीक है। तो यहाँ से F और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/K बराबर 1/K1 प्लस 1/K2, और K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K1 K2 ओवर K1 प्लस K2,
ठीक है। तो सीरीज क्रम के अंदर अपने पास में जो k मिलता है ना, वो कुछ इस तरीके से क्या होता है, ऐड होता है। अब अगर मान लो अपने पास में n टर्म्स तक के हैं, तो 1 अपॉन में k1 प्लस 1 अपॉन में k2 प्लस 1 अपॉन में k3 1 अपॉन में k4 और ये आगे तक ऐड होते चले जाएंगे kn तक। ठीक है, इस चीज़ का अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये अपने पास में टोटल k आ गया। अब एक बार बताओ, ये f बराबर माइनस ky क्या होता है? ये तो सरल आवर्त गति तो होती है। तो सरल आवर्त गति में टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं, ओमेगा पे कोई फर्क नहीं, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ना। तो आवृत्ति कितनी हो जाएगी इसके लिए, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ओमेगा नॉट, वो कितनी होती है, अंडर रूट k बाई एम, यही होती है अपने पास में। अंडर रूट कितनी होती है, k बाई एम। तो k की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ये k1 k2 ओवर k1 प्लस k2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये m। ठीक है, टाइम पीरियड की बात करो, आवर्तकाल। देखो स्प्रिंग के मामले में मैंने पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूँ, ये सेम ही रहेंगे, k ही फर्क डालता है बस, और कोई फर्क नहीं आएगा। ये कितना आएगा, 2 पाई बाई ओमेगा नॉट, ये 2 पाई बाई अंडर रूट, ये हो जाएगा अपने पास में रिवर्स हो जाएगा ना, m ओवर k। तो m ओवर k, ये k1 प्लस k2 ओवर k1 k2। ठीक है, ये अपने पास में क्या होगा, टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड है अपने पास में। और ये अपने पास में क्या है, k का नियतांक टोटल कितना होगा, और ये जो वैल्यू आ रही है ये क्या है अपने पास में, फ्रीक्वेंसी, आवर्ती, वो क्या है, टाइम पीरियड, आवर्तकाल। ठीक है, तो ये अपने पास में बस ये पता रहना चाहिए कि सीरीज में पैरेलल के अंदर कितना क्या होता है। ठीक है, अगर मैं सीरीज पैरेलल की बात करता हूँ तो सीरीज के अंदर और पैरेलल के अंदर k की वैल्यूज को कैसे अपन क्या कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं। बस ये अपने को पता होना चाहिए, इसके अलावा नथिंग एल्स। उसके बाद में फिर अपने आप ही कैलकुलेट हो जाती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़े, आप इसको उतारो एक बार फटाफट, लो। अब देखो एक फिजिकल बात बताता हूँ मैं आपको, समझना उसको। ठीक है, एक फिजिकल बात बताता हूँ, ध्यान देना। मैंने कल आपको पैरेलल भी पढ़ाया था, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, और मैंने आपको एक सीरीज कॉम्बिनेशन भी पढ़ाया था। ठीक है, ये सीरीज हो गया, ये पैरेलल हो गया। पैरेलल के अंदर k कैसे जुड़ रहा था आपका, k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4, और ये आगे तक आपके पास में क्या था, चलता चला जा रहा था, इसी तरीके से था। अगर मैं वैल्यूज़ को, ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ, इफ़ माना कि अगर k1 बराबर k2 बराबर k3 और ये आगे तक बराबर, मतलब सारे बराबर ही हैं अपने पास में, k डैश है। ठीक है, तो ये बताओ ये कहाँ तक जुड़ेगा, अपने पास में ये तो पता है ना k क्या होता है, i इक्वल्स टू 1 to n k i, यही होता है अपने पास में। ठीक है, कल ही कराया था मैंने तो इसको, मतलब जो प्रीवियस लेक्चर लगा था अपने पास में उधर मिल जाएगा आपको। तो k कितना हो जाएगा, ये n k डैश। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है। k बराबर कितना होगा, n k डैश। ठीक है, पैरेलल के अंदर। सीरीज के अंदर अगर मैं बात करूँ तो सीरीज के अंदर कितना आ रहा है, ये 1 ओवर k इक्वल्स टू 1 ओवर k1 प्लस 1 ओवर k2 प्लस 1 ओवर k3 और ये 1 ओवर kn तक। इफ़ यहाँ पर भी अगर आपके पास में k1 बराबर k2 इक्वल्स टू k3 इक्वल्स टू कितना हो, kn। ठीक है, तो अपने पास में 1 ओवर k क्या कहलाएगा, ये सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n 1 ओवर k i, यही आना चाहिए था। ठीक है, यही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, वहाँ पर अभी मैं करवा दूंगा उसको, n टर्म्स के लिए भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1 ओवर k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये k i की वैल्यू अपन ने कितनी मान ली, kn, ये बराबर मैंने कितना मान लिया, k डैश। ठीक है,
इसको मैंने इक्वल किसका मान लिया, के डैश के। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, अब ये n टाइम्स की बात कर रहा है तो ये n ओवर के डैश आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर k जो होगा वो के डैश ओवर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप पैरेलल के अंदर जोड़ते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ को पैरेलल के अंदर जोड़ोगे तो यहाँ पर k की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। पैरेलल में जोड़ोगे तो स्प्रिंग के जो अपने पास में नियतांक होंगे वो सारे ऐड हो जाएंगे और ऐड होने के बाद में जो टोटल वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। टोटल वैल्यू आपके पास में क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। लेकिन अगर मैं वहीं बात करूं किसकी, सीरीज की, तो सीरीज के अंदर अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर अपने पास में देखो n से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पे देखो n से डिवाइड हो रहा है ना, तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब सीरीज के अंदर इसमें अगर अपन जोड़ते हैं किसी भी स्प्रिंग्स को तो वहाँ पर अपने पास में k की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ध्यान रखना, ये थोड़ी फिजिकल बात थी रिमेंबर रखने के लिए। दूसरी चीज़, एक और बात, अब एक और बात ये है, आप इसको फटाफट उतार लो अगर आपको इन केस उतारना है तो, ठीक है। 2 सेकंड 3 सेकंड आप पॉज कर लेना। एक और बात, आपने ध्यान दिया हो तो मैं अगर 11th-12th में आप रेसिस्टेंस वगैरह के बारे में पढ़ते हो तो रेसिस्टेंस में, ठीक है, प्रतिरोध की अगर मैं बात करता हूँ, प्रतिरोध, तो उस प्रतिरोध में आपने ध्यान दिया होगा कि सीरीज के अंदर R बराबर कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये आगे तक चलता चला जाता है। और पैरेलल के अंदर कैसा होता है, 1/R इक्वल्स टू 1/में R1 प्लस 1/में R2, ठीक है, प्लस 1/में R3, ठीक है। और यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर अपने पास में उल्टा हो रहा है। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज जो स्टोर करती हैं एनर्जी को, ठीक है, जो क्या करें, एनर्जी को स्टोर करती हूँ, वो सारी की सारी रेसिस्टेंस के ऑलवेज अपोजिटली ही आएंगी। जो स्टोर करेगा एनर्जी को, ठीक है, जो स्टोर करता है एनर्जी को, उसके लिए हमेशा अपोजिट केस होगा रेसिस्टेंस के लिए। अब जैसे अगर मैं स्प्रिंग की बात करता हूं तो स्प्रिंग क्या कर रहा है अपना, ठीक है, स्प्रिंग क्या करता है, स्टोर करता है भाई, रीस्टोरिंग फोर्स है ना, वहां पे प्रत्यानयन बल लगा हुआ है तो वो तो रीस्टोर कर रहा है अपने आप को, तो रीस्टोर कर रहा है तो वहां पर अलग चीज है, ठीक है। मैंने क्या कहा, स्टोर करेगा एनर्जी को, जो चीज भी स्टोर करेगी एनर्जी को वो हमेशा इसके अपोजिट होगा। लेकिन जो एनर्जी का फ्लो करेगा, ठीक है, एनर्जी को आउट करेगा हीट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में एनर्जी का क्या करेगा, लॉस करेगा, ठीक है, हाश हो अपने पास में ऊर्जा का, तो वहां पर अपने पास में ये जो सीरीज पैरेलल होते हैं वो सेम ही आएंगे जैसे इसमें रेसिस्टेंस में आ रहा है। रेसिस्टेंस का काम ही एनर्जी को या फिर अपने पास में ऊर्जा का क्या करना होता है, हास करना होता है, ऊर्जा के अंदर कमी लाना होता है, ठीक है। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, जितने भी रेसिस्टेंसेस होते हैं वो सब हीट हो जाते हैं, गर्म होते हैं, क्योंकि वो एनर्जी का क्या करते हैं, लॉस करते हैं, एनर्जी का क्या करते रहते हैं, लॉस करते रहते हैं। वहीं पर अपने पास में जो भी चीज़ एनर्जी का लॉस करेगी तो वो इस तरीके से होगी, लेकिन एनर्जी को जो स्टोर करेगी वो इसके अपोजिट होगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं, संधारित्र, तो अगर मैं कैपेसिटर की बात करता हूं तो देखो आपके जो उसमें सीरीज में जो होता है ना, उल्टा आता है, ऐसे आएगा। और पैरेलल की अगर मैं बात करता हूं तो फिर अपने पास में कितना आएगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस, और ये आगे तक चलते चले जाते हैं इस तरीके से, ऐसे ही होता है, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटर का काम क्या होता है, चार्ज को स्टोर करना। चार्ज भी आपकी एक तरीके की एनर्जी की फॉर्म होती है और उसको भी क्या करता है, ये स्टोर करता है। तो जो भी चीज़ स्टोर करेंगी इस तरीके से आएगा, जो भी चीज़ एनर्जी का लॉस करेंगी इस तरीके से आएगा। आज बहुत बड़ा एक मेजर डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये एक बहुत इनमें होता है कि भाई बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि बोले सर रट लेते हैं कि बोले नहीं सर यहाँ पे सीरीज में इसका उल्टा होता है, क्यों होता है, उसका ये कारण है, ठीक है, आज ध्यान रखना। तो ये अपने पास में कंप्लीट होता है क्या, सीरीज का अपने पास में पैरेलल वगैरह और ये कॉम्बिनेशन वगैरह, तो ये स्प्रिंग होती है अपने पास में कंप्लीट, ठीक है। अब अपन एक आधी न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। भाई इतने दिन हो गए ना, एक भी न्यूमेरिकल अपन ने अभी तक इसमें छेड़ा नहीं है, तो एक आध न्यूमेरिकल को भी कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में है
एक द्विपरमाणु, ठीक है, द्विपरमाणु के लिए, द्विपरमाणु का मतलब हो गया डायटोमिक, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है। द्विपरमाणु के लिए अपने पास में स्थितिज ऊर्जा का फलन, स्थितिज ऊर्जा फलन निम्न प्रकार है। निम्न प्रकार है, कितना दे रखा है, Ux, इंग्लिश में लिख देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर डायटोमिक इज गिवन बाय Ux इक्वल्स टू A ओवर x रेज टू पावर 12 माइनस B ओवर x रेज टू पावर 6। ये अपने को दे रखा है। आगे क्या पूछ रहा है, ये आगे बता रखा है वेयर A और B आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। उसको अपन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे भैया, हाँ ठीक है, पता है भाई A और B कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे नियत है। एंड x इज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। हाँ बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो x है ना आपके पास में, वो ये दो एटम है, द्विपरमाणु है, इनके बीच का क्या है, डिस्टेंस है, ये दे रखा है, ठीक है। द्विपरमाणु के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। इसका मतलब विस्थापन इधर ही आएगा, बॉन्ड है ना स्प्रिंग की तरह, दे दिया उसने। आगे क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द फोर्स बिटवीन द एटम्स। सबसे पहला तो डिटरमाइन द फोर्स बिटवीन द एटम्स। ठीक है, फोर्स अपन को पता कराना है। अणुओं के बीच बल ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्या दे रखा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ x ux इक्वल्स टू 0 एंड ux इज मिनिमम। फॉर विच वैल्यू of x ux equals to 0 और ux is minimum। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में यह है कि x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए ux 0 होगा तथा ux न्यूनतम हो। ठीक है, ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में दे दिया है कि भाई ये अपने पास में एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, उसका फंक्शन ये दे रखा है अपने पास में। अब अपने को यही पता लगाना है कि सबसे पहले बात तो इसमें फोर्स कितना होगा। ठीक है, अब अगर फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स आपका जो होगा वो किस पे निर्भर करेगा, इस विस्थापन पर। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं इसको, देखो ध्यान देना। मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, ये अपना हो गया ना कंप्लीट। देखो बल कितना होगा, संरक्षित बल की परिभाषा से। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स डेफिनेशन, कंजर्वेटिव फोर्स डेफिनेशन क्या बताती है, F बराबर कितना होता है, माइनस के डेल यू ओवर डेल एक्स। F यही होता है अपने पास। ठीक है, तो F कितना हो जाएगा, माइनस के डेल ओवर डेल एक्स, और ये दे रखा है A ओवर x की पावर कितनी थी 12 माइनस B ओवर x की पावर कितनी है यहाँ पे 6। ठीक है, ये F बराबर कितना हो जाएगा, कर दो डिफ्रेंशिएट। ये कितना होगा, देखो ये तो माइनस को तो बाहर रहने दो, A कांस्टेंट ही है, ये -12 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x की पावर 13 और यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस। ठीक है, ये b रह गया, ये -6 बाहर आएगा और ये कितना हो जाएगा x की पावर 7।
ठीक है, माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये कितना आएगा 12a ओवर x रेज टू पावर 13 माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक और माइनस बाहर आ गया, ये बाहर से आ रहा है तो ये नेगेटिव कर देगा। ठीक है, मतलब ये इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स तो आपने निकाल लिया। ठीक है, फोर्स की वैल्यू तो यही आएगी क्योंकि और इसके अलावा कुछ गिवन है नहीं अपने पास में। ठीक है, तो ये अपने पास में फोर्स की वैल्यू आ गई। अब इसने बोला है दूसरा क्वेश्चन कि भाई x से किस मान के लिए ux की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब x की वैल्यू अपने पास में क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। सॉरी, x के किस मान के लिए ux की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो एक बात बताओ, x का मान ही तो पता लगाना है। अगर ux 0 हो तो एक बार बताओ, ux कितना दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, a ओवर एक्स रेज टू पावर 12 माइनस b ओवर एक्स रेज टू पावर 6, इसको 0 कर दो, ये कितना हो जाएगा a ओवर एक्स रेज टू पावर 12 दिस इज इक्वल टू b ओवर एक्स रेज टू पावर 6। यहाँ से अपने पास में कुछ काटापीटी हो रही है, इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले गए, तो ये तो हो गया a अपॉन b इज इक्वल टू ये हो जाएगा x की पावर 6, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, a ओवर b 1/6। मतलब x के इस मान के लिए ux का मान तो क्या होगा, 0 होगा। इसमें दो क्वेश्चन है एक्चुअली में, एक क्वेश्चन में तो ये क्या पूछ रहा है आपको, एक क्वेश्चन में तो आपको ये पूछा है कि भाई ux का मान कितना हो, 0, और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है ux का मान मिनिमम हो। ठीक है, अब मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम केस में तो भैया अपने को ये पता है कि जो डेल यू ओवर डेल एक्स होता है ना आपका, डेल यू ओवर डेल एक्स, उसका मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब इसका तीसरा पार्ट चालू होता है। उस दूसरे पार्ट में दो क्वेश्चन है, ux के न्यूनतम मान के लिए डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। दैट मीन्स जो आपके पास में फोर्स होगा वहां पे क्या लगना चाहिए, 0। फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी वहां पर, 0। ठीक है, ये तो अपने को पता है कि भाई मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं जब अपन न्यूनतम और अधिकतम मान निकालते हैं, तो वहाँ पे जो पहला डेरिवेटिव होता है जब, ठीक है, प्रथम कोटि का जो अवकल होता है वो हमेशा 0 रखते हैं अपन। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि जब न्यूनतम की मान की वैल्यू अगर निकालनी है तो इसका जो डबल डेरिवेटिव होता है, द्वितीय कोटि का जो अपन अवकल समीकरण करते हैं, उसका मान अपने पास में कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। कैसा मान होना चाहिए उसका, पॉजिटिव मान आना चाहिए। ठीक है, तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू देखो ये रखी हुई है, डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू है अपने पास में ये रही। ठीक है, तो फिर भी एक और बार निकाल लेते हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स कितना होगा, तो यहाँ से मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये माइनस के 12a ओवर एक्स रेज टू पावर 13, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये प्लस के 6b एक्स रेज टू पावर 7, यही होगा ना अपने पास में। अब क्योंकि न्यूनतम मान निकालना है तो इसकी वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 0, तो डेल यू ओवर डेल एक्स कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इसका मतलब आ गया 6b एक्स रेज टू पावर 7 माइनस 12a एक्स रेज टू पावर 13, ये कितना होना चाहिए, 0। ये हो जाएगा 6b ओवर एक्स रेज टू पावर 7 माइनस के 12a एक्स रेज टू पावर 13, ये कितना होगा, 0। सॉरी, ये तो दोबारा वही लिख दिया, अगले स्टेप में चले गए। ये कितना आ जाएगा, 12a एक्स रेज टू पावर 13। ठीक है, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा अपने पास में, एक्स रेज टू पावर 13 ओवर एक्स रेज टू पावर 7, ये कितना आ जाएगा 12a ओवर 6b। दैट मीन्स यहाँ पर अगर अगले स्टेप में चलें तो यहाँ तो x की पावर 6 बचेगा, ये कितना बचेगा अपने पास में 2a ओवर b, और x की वैल्यू कितनी होगी 2a ओवर b, 2a ओवर b, इसका मान कितना हो गया 1/6। ठीक है, मतलब x के इस मान के लिए आपका जो ux होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा इस मान पर। अब मिनिमम होगा नहीं होगा वो तो आपका डबल डेरिवेटिव ही बताएगा। अगर उसकी वैल्यू धनात्मक आती है, पॉजिटिव आती है डबल डेरिवेटिव, दैट मीन्स अब तो मिनिमम होगा, और अगर नहीं आई तो फिर मिनिमम नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इसको भी चेक कर लेते हैं। एक बार बताओ, ये डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव निकालो इसका। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव करोगे इसी का तो 13 की पावर माइनस ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा
12 इंटू 13 a ओवर x रेज टू पावर 14 हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगले पेज पे कराऊँ, अगले पेज पे देखते हैं, ध्यान देना। यहाँ पर ये डेल एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, वहाँ पर -12 आ रहा था ना, अब की बार -13 मल्टीप्लाई में आएगा और ये a ओवर x रेज टू पावर 14 हो जाएगा। और यहाँ पर अपने पास में इधर ध्यान दो, ये -7 ऊपर चला जाएगा तो ये -6 इंटू 7 इंटू बी ओवर x रेज टू पावर कितना हो जाएगा अपने पास में, 7 था ना, ये 8 पे आ जाएगा, ये 8 पे आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये अपने पास में डबल डेरिवेटिव की वैल्यू होगी। तो ये कितना हो जाएगा, 13 2 26, 2 13 13 और 2 कितना हो गया 15, तो ये 156 a ओवर x रेज टू पावर 14 माइनस 7 6 42, ये b ओवर x रेज टू पावर 8, ठीक है। अब डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, x के किस मान की बात कर रहे हैं अपन, ये आ गया 2b ओवर a इसकी पावर 1/6, यही आया था ना, देखो, अच्छा 2a ओवर b है ये आ जाएगा 2a ओवर b, इसकी मान के लिए निकालें तो ये कितना हो जाएगा 156a, x की पावर 14 निकालते हैं तो 2a ओवर b, ये अपने पास है 14 डिवाइड बाई 6 माइनस ये कितना आ जाएगा 42b और ये कितना आ जाएगा x की पावर 8, तो 2a ओवर b इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में 8 ओवर 6, यही आएगा अपने पास में, ठीक है। तो अगर आप इस वैल्यू को देखोगे तो अपने पास में इसको जब आगे कैलकुलेट करोगे ना, तो आगे कैलकुलेट करने पे, ठीक है, अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ये देखोगे ना तो ये हमारे पास में पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। कैलकुलेट अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इसको अलग अलग करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर अपने पास में ये कितना हो जाएगा, ये 7/3 और ये हो जाएगा अपने पास में 4/3, ठीक है, 7/3 और ये हो जाएगा 4/3, तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ना, जैसे मैं ये बता देता हूँ, देखो ये कितना हो जाएगा, नीचे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2ab, इनको ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा 22/6, ये आ जाएगा अपने पास में 156a इंटू 2a ओवर b इसकी पावर 8/6 माइनस ये हो जाएगा 42b इंटू ये अपने पास में 2a ओवर b इसकी पावर कितनी हो जाएगी 14/6। एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया इसको मैंने, तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ना, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कुछ देखो एक बार, कुछ कट रहा है क्या, ये 8/6 पावर और वो कट तो नहीं रहा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मतलब इसको सॉल्व करोगे ना आप तो ये कुछ ऐसा आएगा अपने पास में 18b स्क्वायर ओवर a, ठीक है, 18b स्क्वायर ओवर a b ओवर 2a इसकी पावर 1/3, मतलब एक तरीके से पॉजिटिव क्वांटिटी देगा ये, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी आने का मतलब होता है अपने पास में कि आपके पास में जो इस टाइम पे x के मान के लिए जो u होगा वो कैसा होगा, मिनिमम होगा, कैसा होगा, मिनिमम। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल आसान था, कोई ज़्यादा बड़ा कोई खास नहीं, बस यहाँ पे थोड़ा सा पेचीदा है, हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा अपन ने क्या कर लिया हो, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया हो, बाकी जो आपका जो वहाँ पे न्यूमेरिकल आएगा वहाँ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता, वो सीधा सीधा सरल भाषा में मिलेगा आपको सब कुछ, ठीक है, बहुत ईजी लैंग्वेज के अंदर आता है, अपन ने हार्ड कर लिया इसको थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर अपने को जो यहाँ पर जो ये अपने पास में कॉम्प्लिकेटेड बनी है ना टर्म, इसको ईजी वे में बनाएगा वो, ऐसा ही क्वेश्चन देगा आपको कि यहाँ पर ईजी बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने पास में 1-2 एग्जांपल्स और बचते हैं, उसको अपन रेडी करेंगे और फिर साथ में और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको रेडी करेंगे, ठीक है। राधे राधे।